स्टूडेंट, आज हम लोग शुरुआत करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का है, चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पहला वीडियो भाग 1 है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसके समीकरण क्या होते हैं, इस चीज़ के बारे में समझेंगे। और यह जो चैप्टर है एनसीईआरटी पैटर्न से और आपका यूपी बोर्ड है, यानी कि यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में बताया जाएगा कि। और यहाँ पे आप लोग सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे पेन कॉपी लेके बैठे और अपना नोट्स बनाते रहें, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए आप लोग पेन कॉपी लेके बैठें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को समझते हैं क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। तो मेरा चैप्टर ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है हम पहले इसको समझेंगे, फिर उसके समीकरण को समझेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाएं आप अपनी कॉपी में कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखें, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ, यानी कि जो नए पदार्थ बनेंगे उसका जो गुणधर्म हो गई, उसका जो गुण होगा वो क्या होगा, अलग होगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो आप यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कि यहाँ पे कैसे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके कैसे नए पदार्थ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन, पहला एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि जब हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन H2 प्लस O2 को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपका मिलता है H2O मिलता है। क्या मिलता है, H2O, यानी कि वाटर मिलता है। ध्यान दें, यहाँ पे हाइड्रोजन एक गैस है, वाटर भी, ऑक्सीजन भी क्या है मेरा एक गैस है, यानी गैस गैस मिलके क्या बना रहे हैं, एक वाटर बना रहे हैं, पानी का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे गैस गैस यानी कि इसका जो गुण है अलग है और पानी का गुण क्या है, अलग है, यानी पानी मेरा क्या होता है, द्रव होता है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो गुणधर्म हुआ है वो चेंज हो गया है, यानी कि गैस, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी क्या गैस है, यानी कि गैस कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आया कि दो या दो से अधिक पदार्थ क्या हुए हैं, मिल गए हैं और क्या हुए, एक नए पदार्थ का फॉर्मेशन, यानी कि एक नए पदार्थ बनाए हैं, और यह पदार्थ कैसा है और इसके गुण क्या है, अलग हैं सबसे। तो इसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख लें, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, यानी कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि CO2 बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, जैसे यहाँ पे कार्बन मेरा क्या आता है, एक सॉलिड फॉर्म रहता है जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा क्या है, गैस है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, दो कंबाइन हो रहे हैं, दो पदार्थ मिल रहे हैं, दो पदार्थ मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नए पदार्थ, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे मेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट में राइट किया गया, आप भी अपने कॉपी में नोट में ऐसे राइट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी नोट करके लिखा जाता है वो बहुत ही अलग होता है, बहुत ही अलग होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान दें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि से अलग अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते, किस विधि से, भौतिक विधि से। भौतिक विधि क्या होती है, जैसे वाष्पीकरण होता है आपका, आसवन विधि होता है, ऊर्ध्वापातन होता है, ये जो हमारे होते हैं ये सब क्या होते हैं, मेरे भौतिक विधि होती हैं। ठीक है, यानी कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे अगर हम चाहें वाटर, यानी कि H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को ले लें तो यहाँ पे वाटर बनता है, यानी जल बनता है। तो जल बनने के बाद यहाँ पे अगर हम चाहें जल को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दें, यहाँ से नहीं कर सकते, हम इसके भौतिक विधि यानी कि वाष्पीकरण और आसवन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, यही चीज़ें हमें बताया गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि से अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये चीज़ समझिएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं।
ध्यान में रखना कि जब भी आपको रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा लिखनी हो तो आप ऐसे लिखो, और एग्जाम्पल यहाँ पे आप इसी टाइप्स के दोगे, ऐसे ही सेंटेंस यानी कि ऐसे ही आपको वर्ड में लिख के क्या करना होगा, इसका एग्जाम्पल देना होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण। तो यहाँ पे ऐसे इसका उदाहरण दोगे। और ओके, तो ये चीज़ समझ में आया। तो अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान, यानी कैसे रासायनिक अपक्रिया की पहचान करेंगे, ये चीज़ समझते हैं यहाँ पे। तो ध्यान दें, आप हेडिंग लगाएंगे रासायनिक अपक्रिया की पहचान। तो ध्यान दें कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी कि कोई भी पदार्थ है अगर उसकी परिवर्तन यानी कि उसकी जो अवस्था होगी, अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है पदार्थ के? 3, यानी कि ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। यानी कि जब पदार्थ की अवस्था में कोई परिवर्तन हो जाएगा, जैसे मान लो कोई द्रव है, अगर वह ठोस में बदल जाता है, जैसे पानी क्या हो जाए, बर्फ में बदल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। क्लियर? ऐसी पहचान करते हैं। ताप में परिवर्तन, यानी कि किसी पदार्थ के ताप में कोई परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, या फिर वहाँ से गैस का उत्सर्जन यानी गैस निष्कासित हो या गैस बाहर निकले, उसको हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे ऐसे हम क्या करते हैं? रासायनिक अपक्रिया की पहचान करते हैं कि वहाँ पे रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ओके, तो समझ में आया रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? अगर पदार्थ की अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन होगा। पदार्थ यानी कोई भी पदार्थ होगा, अगर उसकी अवस्था यानी ठोस से द्रव में बदल रहा है, द्रव से गैस में बदल रहा है, अगर ऐसे हो रहा है तो यानी कि उसमें कहेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। और ताप में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उसका जो ताप है उसमें अगर उसका ताप कम या ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे बोलेंगे रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो रंग में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे भी कहेंगे, गैस अगर निकल रहा है तो वहाँ पे भी हम क्या कहेंगे? रासायनिक अपक्रिया हो रही है। इसके बाद हमारा है कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कुछ रासायनिक अपक्रियाएं। आप इस हेडिंग लगाएंगे, हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कुछ रासायनिक अपक्रियाएं। यानी कि दैनिक जीवन मतलब हमारे लाइफ में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो रासायनिक अपक्रियाएं दिखाती हैं, बताती हैं। तो पहला चीज़ होता है यहाँ पे कि वायु के संपर्क में आने से जंग लाना, यानी कि जो भी हम देखते हैं लोहे का पदार्थ देखते हैं, लोहे में क्या होता है? जंग लग जाता है। जंग क्यों लगता है? जब हम लोहे को क्या करते हैं? हवा में, वायु में रख देते हैं, या फिर जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे रख देते हैं, तो क्या होता है? जंग लग जाता है। यानी कि अगर जंग लग रहा है किसी में, किसी पदार्थ में, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि वहाँ पे रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक है। और अगर हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो भी क्या होती है? रासायनिक अपक्रिया होती है। शरीर में भोजन का पाचन का मतलब हम जानते हैं कि शरीर में हमारे बहुत से जूस निकलते हैं, जैसे अम्ल भी होते हैं, वहाँ से क्या करते हैं? वो भोजन को क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। तो ये चीज़ हम आपको और डिटेल में आगे बताएंगे, लेकिन समझते हैं कि यहाँ पे जो अगर हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन हो तो वो भी क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। और होता है दही का बनना, यानी कि जानते हैं दूध से दही जब बनता है वहाँ पे भी क्या होती है? रासायनिक अपक्रियाएँ होती है। जैसे वहाँ पे दही में एसिड होता है ना, अम्ल होते हैं, अम्ल से क्या होता है? दही का निर्माण होता है। तो ऐसे ही दही का बनना भी मेरा क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा है। तो ये चीज़ हम समझ में आ ही गया होगा हमें कि हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और रासायनिक अपक्रियाएं शो करती हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या, और इसके बारे में और कुछ समझते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। हमने अभी तक रासायनिक अपक्रिया के बारे में समझ लिया है, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। हेडिंग लगाएंगे रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक अपक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में परिवर्तन पदार्थ के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं तथा उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। यानी कि हम यहाँ पे सीधा इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, बहुत इजी है, ध्यान से सुने कि जो रासायनिक अपक्रिया होती है उसको हम क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। अब समीकरण क्या होता है ये चीज़ बताएं। जैसे जो भी समीकरण होते हैं, समीकरण में आपके समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है अभिकारक होता है, दूसरा होता है उत्पाद होता है। और जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, मैंने अभी रासायनिक के अभिक्रिया में बताया था कि वहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से नए अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दो या दो से अधिक पदार्थ क्या हो रहे हैं? मिल के बन रहे हैं, मिल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और मिलने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक है। तो उसी को यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल में वहाँ पे लिए थे कि हाइड्रोजन और जल, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते थे? वाटर का यानी जल का निर्माण करते थे। तो हाइड्रोजन मेरा क्या था?
हाइड्रोजन को अगर हम ऐसे राइट करें तो हाइड्रोजन का सिंबल, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है रासायनिक समीकरण में कि रासायनिक समीकरण में जो भी हमारे अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनके चिन्ह के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। यानी कि उनके जो प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। तथा उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। यानी कि भौतिक अवस्था का मतलब कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की भौतिक अवस्था क्या होती है, गैस होती है। ऑक्सीजन मेरा क्या है, गैस है। तो यानी कि जब हम कहीं पे भी हाइड्रोजन लिखेंगे तो उसके ब्रैकेट में लिख देंगे गैस, यानी कि गैस को हम स्मॉल जी से दिखाते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है, स्मॉल जी होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया क्या होता है। ये रासायनिक समीकरण एक बार फिर समझ लेते हैं। रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है, और रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें जो भी अभिकारक और उत्पाद होंगे उनके प्रतीक यानी कि उनके चिन्ह के द्वारा इसको दर्शाया जाएगा, और इनकी भौतिक अवस्था के भी साथ में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें, मैग्नीशियम रिबन ऑफ वायु, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यानी कि मैग्नीशियम रिबन, रिबन का मतलब होता है छड़ होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का छड़ जब हम वायु में मतलब वायु में दहन, दहन का मतलब होता है जलने का समय। ठीक है, जलने का प्रोसेस। यानी कि मैग्नीशियम का जो रिबन और मैग्नीशियम की छड़ को अगर हम जब जलाते हैं, और जलाने में कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस सहायक होती है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, वायु में मतलब ऑक्सीजन गैस। देखिए किसी भी चीज़ को अगर जलाया जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस क्या होती है, उपस्थित होती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की छड़ को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ध्यान दें कि रासायनिक समीकरण क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, हमारे केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में क्यों जरूरी है, ये चीज़ समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इतना बड़ा सेंटेंस लिखा गया है, इतना बड़ा आपको वर्ड लिख दिया गया है, तो इसी वर्ड को क्या करते हैं, अगर हम सिंबल से यानी इसके प्रतीक से अगर हम दर्शाएं तो बहुत ही छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा है। इसीलिए हम रासायनिक समीकरण को दर्शाते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में दर्शाते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि यहाँ पे Mg लिख दें। Mg को भी हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं। वायु लिखा गया तो इसको हम ऑक्सीजन O लिख दें, O2 लिख दें, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको हम MgO लिख दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म इसका हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रासायनिक समीकरण का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे उदाहरण में क्या होता है। यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलता है। मैंने अभी बताया मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर, यानी कि कोई भी दहन की क्रिया होगी, दहन मतलब जलने की क्रिया होगी, तो उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा। यानी कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, जलेगा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है, प्रतीक जो होता है, Mg होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, Mg होता है। यानी कि Mg प्लस O2, यहाँ पे जो तीर लगा है ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया की दिशा दिखा रहा है, दर्शा रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यही चीज़ जो होती है क्या होती है, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। और ध्यान दें कि यहाँ पे यह समीकरण बैलेंस नहीं है, यानी कि समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब क्या होता है कि जितने अणु या परमाणु क्या होते हैं, अभिकारक की तरफ होते हैं, यानी इस साइड होते हैं, उतने ही अणु परमाणु या आयन क्या होते हैं, उत्पाद की तरफ होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। तो संतुलित करना हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दें जो मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर दो है, इधर कितना एक है, तो यहाँ पे भी हम दो लगा देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम दो हो गया, ऑक्सीजन दो हो गया, तो यहाँ मैग्नीशियम के पहले दो लगा देंगे, तो यह मेरा समीकरण क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। कैसे हुआ, यहाँ पे दो लगा दें, दो लगाने के बाद क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे भी दो लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। यह कैसे दो आया है मैं ये चीज़ आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आगे आपको समझ में आएगा। और ध्यान दें इसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। हमने रासायनिक समीकरण पढ़ा कि इसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाते हैं। भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, और जलीय विलयन होता है। ध्यान दें कि जब जो ठोस होता है, ठोस को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड। और इसको हम स्मॉल एस से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉल एस से। द्रव को स्मॉल एल से, गैस को स्मॉल जी से, और जलीय विलयन को AQ से लिखते हैं। किससे, AQ से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है मेरा एक रिबन है, यानी छड़ है। मैग्नीशियम की छड़ कैसी होती है, ठोस होती है। ठीक है, ठोस को यहाँ पे हम ब्रैकेट में दिखाएंगे स्मॉल एस से। किससे, स्मॉल एस से। और ऑक्सीजन मेरा क्या है, गैस है, गैस को हम दिखाते हैं स्मॉल जी से,
और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, क्या है, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ क्या करेंगे, यस दिखाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। तो ये चीज़ था मेरा मैं रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। पहला क्या होता है, अभिकारक होता है, दूसरा क्या होता है, उत्पाद होता है। ध्यान दें, अभी तक हमने पढ़ा है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है कि हम रासायनिक समीकरण को रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, और रासायनिक समीकरण में उत्पादक और अभिकारक के चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाते हैं। तो यहाँ से यही मेरा क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। अगर उसके जो प्रतीक होंगे उसको अगर हम दिखाएंगे तो इसको हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण बोलेंगे। और इसके साथ ही साथ क्या करेंगे, उसकी भौतिक अवस्था को भी दिखाएंगे कि मैग्नीशियम कैसा होता है, उसकी अवस्था कैसी है, ठोस है, द्रव है, गैस है। तो ये चीज़ भी आपको दिखाना पड़ेगा। और जो रासायनिक अपक्रिया होती है, रासायनिक अपक्रिया के जो समीकरण होते हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, अभिकारक और उत्पाद में। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या। अब हम पढ़ेंगे अभिकारक और उत्पाद के बारे में। यानी कि रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया है, पहला है अभिकारक, दूसरा है उत्पाद। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे पहले अभिकारक। यानी कि अभिकारक क्या होते हैं, ध्यान दें यहाँ पे, वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि रासायनिक अपक्रिया क्या पढ़े थे कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते थे, रासायनिक अपक्रिया बोलते थे। ध्यान दें, वहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं, यानी कि जो मिलकर बना रहे हैं, ठीक है, जो मिल रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और मिलने के बाद जो नया चीज़ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, उसको हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि जो पदार्थ मिलकर बना रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। उसका दूसरा होता है उत्पाद होता है। यानी कि किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यानी कि रासायनिक अपक्रिया जब हो जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अपक्रिया करेंगे, करने के बाद भाई कुछ ना कुछ तो बनेगा, जो कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनेगा। जो नए पदार्थ बनेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। यानी कि रासायनिक अपक्रिया के दौरान, यानी रासायनिक अपक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि हाइड्रोजन यानी H2, ऑक्सीजन O2। ये जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या होंगे, अब अभिक्रिया करेंगे। अब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो क्या बनाएंगे, वाटर यानी जल का, यानी कि H2O बनाएंगे। ध्यान दें कि यहाँ पे दो पदार्थ मिल रहे हैं, कौन कौन मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं इसको हम बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और मिलने के बाद जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ मेरा क्या था, अभिकारक और उत्पाद। और ध्यान दें यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपको तीर की तरह सिंबल दिख रहा है, आप सिंपल सीधा समझे, मतलब जो ये तीर दिखाया गया है, तीर की पूंछ की साइड में सीधा समझो, मतलब जो तीर आपका बना है, एरो जो बना है, इसके टेल की साइड में, पीछे की साइड में, यानी इसकी पूंछ की साइड में जो भी होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो तीर होता है, जो एरो होता है, उसके सिर की टाइप साइड में, यानी हेड के साइड में जो होते हैं उत्पाद होते हैं। ध्यान में रखना कि जो एरो होता है उसके लेफ्ट साइड में, यानी बाईं ओर क्या होता है, अभिकारक होता है, और दाहिनी ओर क्या होता है, उत्पाद होता है। और यहाँ पे जो प्लस जो लगा है सिंबल, ये क्या कर सकता है, क्या करता है, सो क्या दिखाता है कि कितने पदार्थ क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी तक अगर हम पूछे कि इस उदाहरण में अभिकारक कितने हैं, यानी इसमें इस उदाहरण में अभिकारक कौन कौन से पदार्थ हैं, तो क्या बताओगे, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरे क्या है, अभिकारक है। और मैं अगर पूछूं कि इस उदाहरण में कौन सा उत्पाद है, तो यहाँ पे क्या बताओगे, जल। यानी जल, यानी कि यहाँ पे पूरा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे प्लस चिन्ह नहीं लगाया गया। प्लस चिन्ह क्या करता है, यहाँ पे अभिकारक को क्या करता है, अलग अलग कर देता है। और ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है, उत्पाद में भी प्लस चिन्ह आ जाता है, कहीं कहीं पे रिएक्शन आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि सीधा समझो, मतलब कि जो तीर होता है, जो एरो होता है, उसकी दाहिने साइड जितने होंगे उसको हम उत्पाद कहते हैं, और उसके बाएं साइड जितने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं।
ओके, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज का ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि भाग 1 है। हम सेकंड भाग में बताएंगे कि आपको बैलेंस कैसे किया जाए, किसी भी रासायनिक समीकरण को आप कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे संतुलित करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और वहाँ पे कुछ रासायनिक अपक्रिया के प्रकार बताएंगे, आपके 4 टाइप्स के वहाँ पे उसके प्रकार होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम आपको नए भाग में, यानी कि भाग 2 में बताएंगे। और ध्यान देना कि आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बहुत पूछता है। बहुत पूछने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आना चाहिए, जो कि हमारा दूसरा भाग जो होगा वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होगा। उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। और वहाँ पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल ट्रिक से सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ फ्रेंड्स, एक और बात है, अगर आप इस चैप्टर का दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किए हैं अभी तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।